नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पिछले 30 दिन में, यानी कि जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, अभी 30 दिन पूरे हुए नहीं है क्योंकि 7 तारीख को हमने शुरू किया था, तब से लेकर अब तक 9 अर्थक्वेक्स पिछले 20 दिनों में वो हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारण का मतलब है, एक तो हमने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमने अटैक किया था, उसके कारण हो सकता है कि वहां पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो बार बार फटते जा रहे हैं और वहां पे अर्थक्वेक आते जा रहे हैं। ये न्यूज़ सभी जगह पे फ्लैश हो रही है कि भाई इतने अर्थक्वेक पाकिस्तान में आ क्यों रहे हैं। और दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि वहां पे जो आपको मालूम है कि ये ऑलरेडी जो अर्थक्वेक की फॉल्ट लाइन होती है ये उस प्लेट के ऊपर हो जिसके कारण अर्थक्वेक आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो शुरू से, जब से बना है तब से उसी फॉल्ट लाइन के ऊपर है। ये खुद ही एक फॉल्ट है दुनिया के लिए। तो फिर अभी 20 दिनों में 9 अर्थक्वेक्स क्यों आ गए? या तीसरा हो सकता है, तीसरा रीजन ये है कि जो इनके हुक्मरान है उनकी और आर्मी चीफ की आपस में जो लड़ाई हो रही है उसके कारण ये अर्थक्वेक आ रहे हों। और लास्ट पॉइंट ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी एक मैसेज दे रही हो भारत को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें पैसे ना दिए गए तो हम ये टेस्टिंग जारी रखेंगे, कभी भी किसी के ऊपर भी हम फेंक सकते हैं। अब ये मुद्दे ये सारे एक एक करके देते हैं कि मुद्दा क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक मैसेज दे दूं। मैंने पहले भी आपके साथ कई बुक्स को मैंने शेयर किया। आज शशि तंदूर, इनकी एक बुक है जहां पे उन्होंने एक्सपोज किया है ब्रिटिश एम्पायर को कि जब वो भारत में आए उन्होंने कैसे लूटा। अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट पे दिया हुआ है। टेलीग्राम अकाउंट बड़ा सिंपल है, कॉफी विद सुमी जब डालेंगे तो मेरा अकाउंट निकल आएगा, वहां पर आपको ये बुक मिल जाएगी। और बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी रहा हूं। आप जाकर अगर डाउनलोड भी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं यहाँ पे कोई भीख मांगने वाला काम नहीं करता हूँ और ना ही कोई QR कोड देता हूँ। वहां पर जाइए, बुक को डाउनलोड कीजिए, खुद भी पढ़िए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। इस बंदे ने अगर कोई ढंग का काम किया है तो यह है कि बुक में जैसे ब्रिटिश एम्पायर को इन्होंने एक्सपोज किया कि किस तरह से हमें गरीब रखा, हमें लूटा इन्होंने। और आज जो अगर यूके अपने आप को अमीर बोलता है वो हमारे कारण है। अब आते हैं गरीबों के ऊपर, जो है पाकिस्तान। ये परमानेंट गरीब, परमानेंट भिखारी बोलना चाहिए। 1400 सालों से गधों पे पैदा हुए और गधे ही रहे। अब दुनिया कोलैप्स देख रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, इनकी इज्जत का, इनकी आर्मी का और इनके न्यूक्लियर बॉम्ब का भी। ये मेरा मानना है। और ऊपर से जो इंटरनल क्योस है ये सब कुछ बताता है कि जो पाकिस्तान है वो उसकी जो धरती है वो हिली पड़ी है, इसलिए अर्थक्वेक आ रहे हैं। दोस्तों 30 दिनों में 9 अर्थक्वेक्स एक कंट्री के अंदर, और एक के बाद एक आपको ये अर्थक्वेक आते दिखाई देते हैं। और जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो 4.2 4.1 तक ही रहता है, जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की आपको बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसी रेंज में होता है। वो 4 और 5 के बीच में इनकी रीडिंग आती है हमेशा ही। यानी कि ये जियोलॉजिकल अर्थक्वेक नहीं दिखता है, ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक दिखता है मुझे तो। और जो आज धरती पाकिस्तान की हिली पड़ी है, इस्लामाबाद से लेकर फैजलाबाद तक, हिंदू कुश एरिया से लेकर पेशावर तक, पूरा पाकिस्तान ट्रेम्बल कर रहा है। भाई मई 30 मई को 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक और आ गया। अब उससे एक दिन पहले 4.4 का आया था, ये मैंने दिखाया आपको। 4.2 का आया, उससे पहले 4.4 का आया। उसी रीजन में बार बार ये अर्थक्वेक आ रहे हैं। और मई के महीने में क्यों आते हैं? वैसे तो मेरी वाइफ का नाम भी मई है, तो अर्थक्वेक तो आना बनता ही था। बट 9 अर्थक्वेक्स स्ट्रक इन पाकिस्तान। पैनिक स्प्रेड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, फियर्स राइज हो रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस इज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। नेचुरल अर्थक्वेक नहीं दिखते, ये मैन मेड ट्रेमर्स आपको दिखाई देते हैं। पहला तो थ्योरी यही है कि जो हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक बॉम्ब फटा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, अब ये सारा एक डोमिनो इफेक्ट आपको दिखाई देता है। लेकिन कई लोग और भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि चलो यार ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। साइंस की बात करते हैं कि पाकिस्तान वो मोस्ट डेंजरस जो जोन होता है दुनिया में, जिसको हम इंडियन प्लेट बोलते हैं। वैसे हमें हिंदू प्लेट बोलना चाहिए। जो हिंदू प्लेट के ऊपर पाकिस्तान बना हुआ है, वो उसकी जब टकराव होती है यूरोपियन जो यूरेशियन जो प्लेट है, तो हमेशा अर्थक्वेक आपको दिखाई देते हैं पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट एंड बलोचिस्तान, ये तीनों उसी प्लेट के ऊपर आते हैं।
हिंदू प्लेट के ऊपर। तभी बोलते हैं कि भाई हमें तो प्लेट पे रखकर भारतीयों ने पाकिस्तान दे दिया था। अब आप समझते हैं जो हिंदू प्लेट थी उसके ऊपर हमने पाकिस्तान को दे दिया था। अब जो ये एरिया है ये एक्टिव रहता है फॉल्ट लाइंस के लिए। वैसे तो अगर एरिया देखें, बलोचिस्तान, खैबर और गिलगिट तीनों ही एक इशू है, एक्टिव फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान के लिए, और इनकी पैदाइश एरिया भी एक्टिव फॉल्ट लाइंस के ऊपर ही आपको पाए जाते हैं। बट टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, ये जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, वो तो यार शुरू से थी, जो मैंने पहले बोला आपको। तो सडनली ये स्पाइक क्यों हो रही है? 9 अर्थक्वेक्स एक महीने में कैसे आ गए, वो भी अभी क्यों, जब हमारा युद्ध हुआ है? युद्ध से पहले नहीं आए, युद्ध के बाद जैसे ही खत्म किया हमने तभी ये अर्थक्वेक्स आने शुरू हो गए। अब हम जूम करें अगर बलोचिस्तान के एरिया को, ये वो एरिया है जहां पर बलोची अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। सीपेक का एरिया उन्होंने सैबोटाइज कर दिया है, और वहां पर एक मिनरल वॉर चाइना, अमेरिका और बलोचियों के बीच में होने वाली है। कोइंसिडेंस हो सकता है कि उसी एरिया में अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर बनता है, वो भी अभी, और नया नाम है हिंदू कुश एरिया। तभी बोलते हैं पाकिस्तानी ये हिंदू हमें खा जाएंगे और मोदी जी हमारी नस्लें तबाह कर देगा। बिल्कुल सही कहते हैं, हिंदू खाएगा भी इनको और इनकी नस्लें खराब भी करेगा। आगे से हो सकता है इन निकले ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी वहीं चलती है जहां पे हम चाहते हैं। बाकी चाइना में देख लीजिए, अल्लाह तो यहां पर उसको वीज़ा भी मिलता नहीं है। अब दोस्तों अगर आप सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान कुछ तो हाइड कर रहा है जो वो बता नहीं रहा। विस्पर्स हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर या तो न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे हैं, या पाकिस्तान सीक्रेटली लो यील्ड का कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर टेस्ट बार बार करता जा रहा है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई हैं इनके सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एरियाज के ऊपर, और यही काम ईरान ने भी किया था। जब जब उसकी टेंशंस इजराइल के साथ बढ़ती हैं तो वो एक छोटा मोटा अर्थक्वेक्स आपको ईरान में भी दिखते हैं, उसी एरिया के आसपास। सस्पिशियस टाइमिंग हमेशा होती है ईरान की भी और पाकिस्तान की भी। इसीलिए अभी जब शहबाज शरीफ अपने पूरी कबाल को लेकर 5-6 कंट्रीज के टूर करने गए, सबसे पहले ईरान गए और वहां पर कोऑपरेशन की बात करी है। अब आप समझ सकते हैं कोऑपरेशन इन मुसलमान कंट्रियों में किस चीज़ की होती है। दूसरा तरफ आते हैं, अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल ट्रेमर्स नहीं दिखते। पाकिस्तान अगर कोई एक्टिविटी करेगा भी न्यूक्लियर बॉम्ब की, एक आधा करेगा, 9 नहीं कर सकता। यानी कि वो ये तो सस्पेक्ट करते हैं कि अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो ये सारे नीचे बैठे हैं, बॉम्ब्स पड़े हैं धरती के नीचे, ये तो वो है जहां पर ना तो एफएटीएफ को दिखता कुछ, ना आईएमएफ को, ना वर्ल्ड बैंक को। तो फिर अगर ये चीजें हैं तो पाकिस्तान खुद अपने बॉम्ब्स की टेस्टिंग करेगा क्यों? उन्हें मालूम है कि अगर टेस्टिंग करेगा तो एफएटीएफ, आईएमएफ वाले कहीं ना कहीं इनके लोज को रोक देंगे, और भीख के बिना तो ये कंट्री चल नहीं सकती, आपको मालूम है। यानी कि हो सकता है कि ये जो है एक आधा इन्होंने टेस्ट किया हो, वो आउट ऑफ हैंड हो गया हो। ये एक्सपर्ट्स बोलते हैं एक फटा, उसके बाद बाकी के फटने शुरू हो गए। आउट ऑफ हैंड है सिचुएशन, कंट्रोल नहीं आ रही है। शायद इसीलिए जो रेडिएशन वाले प्लेन्स थे अमेरिका के और इजिप्ट के, वो इसीलिए इस एरिया में घूमते हुए आपको दिखाई दिए थे। बट दोस्तों क्या भारत के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, या हमने ही किया ताकि पाकिस्तान के लिए उसका बॉम्ब एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए? क्योंकि अब तो जयशंकर जी ने, मोदी जी ने, सबने ओपनली बोल दिया कि तुम्हारी न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी अब नहीं चलेगी। क्यों बोला? क्योंकि उन्हें मालूम है भारत को कि हमने इनके न्यूक्लियर बॉम्ब फैसिलिटीज को हमने तबाह कर दिया है। अब ये वो चीज जिसको बोलते हैं धमकी, न्यूक्लियर बॉम्ब, पाव के बॉम्ब हम फेंक देंगे, वो नहीं दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है एक चीज का, कन्वेंशनल वॉर वो हमारे से जीत नहीं सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। उसने चाइना, अमेरिका, तुर्की सबको मिलाकर भी हमारे साथ युद्ध करने की कोशिश करी, हार गया। आर्मी उनकी ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुकी है। आसिम मुनीर की कोई इज्जत नहीं पूरी कंट्री में। इकोनॉमी डेड है, और रियासत पुदीना जो ये चाहते थे वहीं पर ये कंट्री पहुंच गई है। 17-18 घंटे का कट है, पानी है नहीं, आटा है नहीं, करेंगे क्या? ऊपर से चाइना ने बोल कर दिया कि बलोच फ्रीडम फाइटर से हम बात डायरेक्टली खुद करेंगे, उनको डील देंगे, और आसिम मुनीर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अब रोल नहीं रहेगा हमारी बातचीत के अंदर। यानी कि
अब इनके पास ना तो न्यूक्लियर कार्ड है, ना आसिम मुनीर की कोई इज्जत है, ना आटा है, ना पानी है, ना चानी, और चाइनी ने इनके साथ बात करनी बंद कर दी। रह क्या गया? कुछ भी नहीं। इसलिए जो ये अर्थक्वेक्स हैं, ये अपनी प्रेजेंस को फील करवाने के लिए एक आधा बॉम्ब इन्होंने टेस्ट किया होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, क्योंकि इनके कंट्रोल में तो इनकी जो है आंखें इनके कंट्रोल में नहीं, इनका निचला एरिया तो वैसे ही कंट्रोल में होता नहीं है, तो ये बेचारे एक न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे कंट्रोल कर सकते थे? तो आउट ऑफ हैंड हो गया है। यानी कि दो थ्योरीज बिल्कुल पक्की हैं। एक, भारत ने अटैक किया, उसके बाद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, या इन्होंने एक चीज को टेस्ट किया, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को, उसके बाद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। नाउ, शुड इंडिया डू समथिंग और शुड वी जस्ट रिमेन साइलेंट एंड लुक इनटू दिस? दोस्तों, पहली बात यह है, आपको याद होगा कि भारत ने जब पोखरण में हमने अपना 98 में अपना बॉम्ब को टेस्ट किया था, हमने पूरी दुनिया को हिला दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि हमने कर कैसे दिया, चकमा दिया हमने सारी दुनिया की इंटेलिजेंस को। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद पाकिस्तान ने बोला हमने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, हम भी टेस्ट करेंगे, और उन्होंने टेस्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि इस बार जैसे हमने इनको अच्छी तरह से मात दी है इनके पूरे कंट्री के अंदर, क्या उसके बाद अब इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए? दिस इज वन पॉसिबिलिटी, जस्ट पुटिंग इन अक्रॉस यू। सेकेंडली, आपका क्या मानना है? क्या भारत ने जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था उसके कारण हो रहा है, या पाकिस्तान ने खुद टेस्ट किया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्योंकि जब मैंने इंडिया के जो सैटेलाइट डाटा मॉनिटर किया, मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट आता है उसके ऊपर, आजकल कॉपीराइट का इशू बहुत चल रहा है, इसलिए वीडियोज एंड स्लाइड्स बहुत सोच समझ के लगानी पड़ती हैं। जब हम सेस्मिक वेव्स को देखते हैं, इंटेलिजेंस की जो सारी की सारी जो गुफ्तगू है, सैटेलाइट डाटा है, उसको देखते हैं, तो एक चीज़ तो पता लगती है कि पाकिस्तान की धरती कांप रही है। अब वो ब्रह्मोस के कारण कांप रही है या इनके अपना जो टर्मोइल है उसके कारण कांप रही है, ये वक्त बताएगा। लेकिन नेचर जो है, माँ धरती, वो ये काम नहीं कर रही, ये श्योर है। और ये जो वॉर मशीन इनके अंदर है, वो भारत ने हिला के रख दी है, ये भी एक अर्थक्वेक है। यानी कि दिस इज मोर देन अर्थक्वेक्स एंड वी आर विटनेसिंग समथिंग ह्यूज, जिसको हम बोलते हैं ट्रेमर्स ऑफ डेस्परेशन। हम वो भी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो एक कोलैप्सिंग कंट्री ट्राइंग टू प्रूव देयर रेलिवेंस इन द वर्ल्ड एंड दे वांट टू मूव ऑन, बट हम भी मूव ऑन इनको होने नहीं देंगे। यानी कि एक चीज क्लियर है, ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये प्रीव्यू है, स्टार्टिंग है ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टर इफेक्ट। ये ऐसा स्टॉर्म है जो इनकी तरफ आ रहा है, और हमारी धमकी भी हर रोज तेज होती जा रही है कि अब हम लेके छोड़ेंगे जो हमें बिलोंग करता है। दोस्तों, पाकिस्तान प्रेपरेशन ऑफ वॉर नहीं कर सकता, उसकी पूरी मशीनरी को तबाह किया है, और जो इनके सपोर्टर्स हैं उनकी भी नाक काट दी है, चाइना की, तुर्की की, अमेरिका की। और ये प्रटेंड कर रहे हैं अभी कि भाई हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, ब्रह्मोस आई तो हम सरेंडर कर गए, पैरों में लेट गए, आइए बैठकर बात करते हैं, टेररिज्म के ऊपर भी बात कर लेंगे कि हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे भेजते हैं आपकी तरफ। मतलब इस लेवल तक इनकी गवर्नमेंट आ चुकी है। और ये भी बोलना शुरू कर दिया कि वर्ल्ड को चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि ये टेररिस्ट आते कहाँ से हैं। यानी कि पाकिस्तान बोल रहा है हमें नहीं मालूम कि हमारी आर्मी किस तरह से ये टेररिस्ट को क्रिएट करती है और आपकी तरफ भेजती है, हम इन्वेस्टिगेट करने को तैयार है। यानी कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी के बीच में जो रिफ्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन्हीं के न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं कि रिफ्ट सामने आ गई है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। 1000 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और 1000 साल से लड़ भी रहे हैं इनके साथ। ये लड़ाई चलती रहेगी, जैसे इजराइल की इनके साथ चल रही है, हमारी भी चलेगी, बिकॉज हमारी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए ये लड़ाई करते हैं। हम भी लड़ेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। दूसरा, अभी तो हमने सिर्फ बोला है कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, और इनकी मिट्टी हिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत अब अवेकन्ड है और हम सनातनी 100 करोड़ भारतीय अब लड़ने को तैयार हैं। अभी तो सब लड़ने को तैयार है यार, इनकी धरती हिल गई है, जिस दिन लड़ेंगे उस दिन इनकी धरती नहीं बचेगी। तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो हमारा मीडिया कभी डेयर नहीं करता पाकिस्तान के खिलाफ टच करने के लिए, इसलिए मैं खुद आता हूं इसको टच करने के लिए। और हमारे एक बेवकूफ़ सुब्रमण्यम स्वामी, दोस्ती थी मेरी उनके साथ, बंद कर दी है। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए हमने तो धांधली करी है मोदी जी ने।
राफेल की डील में, तो सिर्फ इसलिए कि ही इज अ इररेलेवेंट गाय राइट नाउ, ही वांट्स टू बिकम रेलिवेंट। एटलीस्ट उसकी क्लिप्स पाकिस्तान में फेमस हो रही है। मुझे लगता है उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनने का बड़ा शौक है। मेरी जब मुलाकात होती थी उनके साथ, उनको लगता था मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए भारत का। मोदी जी ने उसको 2% का आदमी नहीं समझा और उसके कोई भी उनको अहमियत नहीं दी। तो आज वो मोदी के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है 2 शब्द सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भी आप डाल दें तो अच्छा है। मैं सबको कोलेट करके उनके व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर डाल दूंगा कि आपकी कितनी इज्जत है। ये आप भारत के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सेंड फ्यू मैसेजेस इन योर लैंग्वेज फॉर सुब्रमण्यम स्वामी। बाकी पाकिस्तान की धरती हमने हिला दी, अब सुब्रमण्यम स्वामी के नीचे भी जो धरती है वो भी हिलनी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।